नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं। उन चारों वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आधे घंटे के हैं। 25 क्वेश्चन में क्या है कि फैक्ट 3-3, 4-4 फैक्ट है प्रत्येक क्वेश्चन में, तो आधा घंटा लगभग एक्सप्लेन करते हैं लग जाता है। मगर विद्यार्थियों के जैसे कमेंट आते हैं कि वीडियो पढ़ते पढ़ते साथ में याद हो जाता है, तो इससे जो है मुझे भी एक सुखद अनुभूति मिलती है और काम के लिए और प्रेरित होते हैं। एक स्पेशल कमेंट आपको दिखाते हैं। विशाल पायल ये नाम है। भगवान ने बड़े ही फुर्सत से बनाया है इतना शानदार पढ़ाने वाले सर के बारे में। सर आप हिंदुस्तान के, आगे लिखा हुआ था कि सबसे करंट अफेयर के बेस्ट टीचर हो। तो इस वीडियो के माध्यम से विशाल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने लिखा है कि भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, तो ऐसा लग रहा है कि विशाल जी के हृदय में भी कोई एक पुराना आशिक जो है वो अभी भी विराजमान है। और हिंदी के वीडियो भी यहाँ लग रहे हैं। देखो एक मैम है वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने लिखा है संस्कृत क्लासेस बाय निशु मैम। इन्होंने लिखा है मैम भाववाच्य आज तक समझ में नहीं आया, आज समझ में आया है। तो जो विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा हिंदी की तैयारी कर रहे हैं व्याकरण की, तो ये मैडम क्या कर रहे हैं कि एक टॉपिक हुआ फिर उसके बाद में टेस्ट लेते हैं। तो आप ज़रूर इनकी क्लासेस देखें। 4-5 क्लासेस इन्होंने ले ली है। थोड़े क्या है, व्यू कम आने से इनका भी मनोबल डाउन होता है, तो आप ज़रूर क्लासेस देखें, उसके बाद में आप कमेंट करके बताएं। कमेंट्स आप देखेंगे तो बहुत शानदार क्लासेस, विद्यार्थियों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं 25 क्वेश्चन और लास्ट में आपके जो और कमेंट आए उनकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने अलग अलग अपनी बातें रखी है वो। तो पहला प्रश्न यानी 26वां मतलब 25 हम कर चुके हैं। टेस्ट नंबर ये 35वां था। यस गुरु एप्लीकेशन पे 35 टेस्ट पेपर का सेट है। तुरंत आप उसको बटन दबाते ही डाउनलोड करके आपके मोबाइल में PDF आ जाएगी और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। साथ में 25 टेस्ट मिलेंगे मनोविज्ञान के 60 टेस्ट पेपर। ठीक है, तो अब टाइम कम ही बचा है, तो आप तुरंत उसको डाउनलोड वाला सिस्टम हमने दे दिया है। मोबाइल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउनलोड से भी। डाउनलोड प्रिंट नहीं करवाओ तो ऐसे आपको कलरफुल मिलेगा, तो मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख पदाधिकारियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो सही है क्या? बिल्कुल, आप अच्छे से जानते हैं। UNO क्या करता है? UNO देशों के गुट नहीं बनने देता कि गुट बन के लड़ाई नहीं हो, तो गुटेरेस ट्रिक से याद रखना। विश्व बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय कहाँ है इसका? देखो, स्वास्थ्य के बिना जीना है मुश्किल, तो स्वास्थ्य जीना मतलब जेनेवा, तो स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। लेबर संगठन, बिना श्रम के भी आप जी नहीं पाएंगे, तो वो भी जेनेवा। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस अध्यानोम, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है अधानोम। ठीक है, तो ये है। और यूनेस्को के महासचिव आंद्रे अजोल। तो चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ? तो पहला सुमेलित है, दूसरा सुमेलित नहीं है, तीसरा है देखो टेड्रोस अध्यानोम। ठीक है, ये याद रखना। ये आपको याद होगा ना, कोरोना के समय बार बार इनके स्पीच आते रहते थे, उनको दोबारा बना दिया गया है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो कल्चर, एजुकेशन, ये चीज़ें में आप याद रखना। पेरिस विश्व का सबसे सुंदर शहर माना जाता है, सीन नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो यूनेस्को क्या करता है, वो धरोहर वगैरह में नाम आता है ना, उसको धरोहर यूनेस्को ने दर्जा दिया है। जैसे धोलावीरा को दिया, भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोल, तो ये भी सही है। तो ये सही नहीं है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? देखो नाम है विश्व बैंक, पूरे विश्व की बैंक है, और है कहाँ पे? जैसे बैंक में होते हैं सिक्के, गोटियाँ, तो गटन, वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन याद रखना। और होते नहीं है, मतलब ट्रिक से याद रखने के लिए। अब विश्व बैंक है, तो उसके जो अध्यक्ष है ना, विश्व बैंक वाले में जो उसका अध्यक्ष है, उसके पास में तो पैसे ही पैसे हैं, चारों तरफ नोट ही नोट है। तो उसके पास में क्या है? माल, पैसे, माल पास, तो ये इसके अध्यक्ष है।
अब हम इसको देख लेते हैं। देखो आगे, सही उत्तर विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास, जबकि क्रिस्टीना लिगार्ड जो है ना, तो ये भी, हालांकि ये पहले थी इसकी गार्ड भी कहाँ होता है, बैंक के आगे होता है रक्षा करने के लिए, तो ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की है, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्षा है। ठीक है, आगे प्रमुख सरकार के कार्यक्रम, यानी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रारंभ वर्ष व उद्देश्य से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 योजनाएं ले ली है और चारों को हम देख लेते हैं। पहला, मिशन इंद्रधनुष। देखो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और ये विज्ञान की दृष्टि से उपयोगी है कि इसकी ट्रिक क्या है। तो 7 रंगों को याद करना है। तो देखो, बेजा, आ है, पीनाला। देखो बेजा मतलब होता है ना ज़्यादा दर्द होता है तो हम आ है करते हैं, आ है चिल्लाते हैं, तो बेजा आ है पीनाला। या अंग्रेजी में विब ग्योर, ये इनका इंद्रधनुष का रंगों का क्रम है, बैंगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नीला और लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो वो बात अलग है विज्ञान की। मिशन इंद्रधनुष, तो इसमें इंद्रधनुष में 7 रंग है, तो 7 टीकाकरण, सीधी सी बात है, शिशुओं में बीमारियां नहीं हो, वो कई होते हैं ना, जो कई बीमारियां प्रकार की, उसके लिए। तो प्रारंभ वर्ष 2015, ये आपको योजना 15 में शुरू हुई, क्या इस पर गौर करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ वर्ष 2014, उद्देश्य समग्र वित्तीय समावेशन। तो यहाँ क्या है, वर्ष को आपको नोट करना है कि कौन सा सही है। मनरेगा, पहले नरेगा थी, फिर 2009 में महात्मा गांधी नाम जोड़ा था, तो ये 2006 क्या है, अकुशल श्रमिक, यानी जिसको कोई काम आता नहीं है, कोई एक्सपर्ट है वो तो फिर यहाँ क्यों जाएगा, उसको तो मजदूरी 600, 700, 800 रुपये मार्केट में मिल जाएगी। तो अकुशल श्रमिक है उनके लिए तो उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो इसमें क्या उत्तर है, कई बार प्रश्न कठिन, 3 ऑप्शन मगर लास्ट वाला सही, तो उपयुक्त सभी सुमेलित है, याद रख लेना। इंद्रधनुष 2015, ठीक है। जन धन 2014, यानी मोदी जी जिस साल आए, पहली बार प्रधानमंत्री बने 14 में, मई में, उसी साल उन्होंने कहा कि जन धन, ये लीजिए मित्रों जन धन। पहले उनका वो था ना कि काला धन लाएंगे बाहर से, तो काला धन तो नहीं मगर जन धन लेके खाते ज़रूर खुला दिए कि सबके खाते खुल गए। और उद्देश्य क्या था, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या हुआ कि वित्त की दृष्टि से सभी लोगों में समानता लाना, और जो योजनाएं हैं, अगर बैंक में खाता खुल गया आपका, तो फिर योजनाओं का जो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो सीधा पैसा है वो आपके खाते में आ जाए। मनरेगा है ही अगला प्रश्न। राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ योजनाएं और संबंधित वर्ष में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो पहला है राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012। सुनवाई में क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी अधिकारी के पास गए, ग्राम सेवक के पास गए, तहसीलदार के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, तो सुनवाई नहीं हुई तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगले अधिकारी के पास जा सकते हैं। एक टाइम होता है कि इतने दिन में सुनवाई करनी पड़ेगी, आपकी बात को सुना जाएगा। तो ये जो अधिकार है ये कब लागू हुआ, वर्ष को आपको पकड़ना है, गलत या सही को। राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी, जो लोक सेवाएँ हैं उसमें कुछ विषय थे, वो कब दिया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये कब हुई, ठीक है। और मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, ये तो चल ही रही है सारी। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, 1 रुपये नहीं लगता, ठीक है। हालांकि अब संतुष्टि हो या इलाज होनी वो एक अलग इश्यू है, पशुओं के लिए भी। तो सही जो है इसमें से कौन सा नहीं है, क्या लग रहा है आपको। तो इसमें से देखो आपको ऐसे याद रखना है कि सेवा जो है, सेवा और दवा, ठीक है। भी दवा देनी पड़ती है, सेवा भी करनी पड़ती है जो रोगी होता है, और फिर सब सही हो जाए, कुशल हो जाए, तो हम 11 शुभ अंक है, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं। हालांकि आजकल तो 11 में क्या आते, मखाने नहीं आते, ठीक है। तो सेवा दवा 11 ऐसे याद रखना, यानी पहले सेवा पहले दवा, ठीक है। पहले सेवा दवा, उसके बाद जो है लेओ खुली हवा, मतलब यानी कि सेवा दवा हो गई 2011 में। फिर 12 में देखो सुनवाई वगैरह है ना, वो तो बाद की चीज़ है ना, सेवा के बाद की। तो सुनवाई 12 सही है। लोक सेवा ये 2021 लिख रखा है देखो, तो ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा 2011। तो ये आपको याद रह जाएगा 2011। तो सेवा, लोक सेवा और दवा निःशुल्क
तो ये तो हो गई 11। अब देखो पशु तो मनुष्य के बाद है ना, तो पशु अगले साल 2012 पशुधन, और सुनवाई है वो भी पहले शेवार दवा, उसके बाद में सुनवाई। तो ये 2 तो है 12 की, 2 है 11 की। अब इसमें देखो सुनवाई है वो अगस्त में, 15 अगस्त, ऐसे याद रखना 1 अगस्त है। ये 14 नवंबर जो बाल दिवस, और ये 2 अक्टूबर गांधी जी का सपना पूरा हुआ निःशुल्क दवा देके। और पशुधन वाली है 15 अगस्त। तो ये अगस्त में है 2 ऐसे। हालांकि आप अगस्त में नहीं जाओ, केवल वर्ष का भी, क्योंकि 10 साल पुरानी है और माननीय मुख्यमंत्री अभी अशोक गहलोत साहब ही है, तो प्रश्न एक इनमें से पूछा जाता है अक्सर, याद रखना आप। तो ये 2011 हो जाएगी। आगे, राजस्थान सरकार के विकास कार्यक्रमों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये विकास कार्यक्रम थोड़े पुराने हैं मगर ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 है। वर्ष और स्थान में आपको गौर करना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 है। मगरा क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़। राजसमंद में विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88। जैसलमेर, बाड़मेर में। सहरिया 70-78, 70 से 78 नहीं है, या तो 77-78 है, ये 77-78। 12 जिलों के शाहाबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में, 12 नहीं 12 जिला होगा यहाँ पे। ये क्या होता है कि टाइप मिस्टेक में कई बार हो जाता है, 12। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए कि कौन सा गलत है। तो देखो, अगर आपको ध्यान में हो कि मेवात जो क्षेत्र, मेवात, हसन खां मेवाती, मेवात राणा सांगा के समय था ना, तो मेवात क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर नहीं है, ये तो है मरुस्थल। तो मेवात में आ जाता है अलवर, तो अलवर है ना, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, आप सोचो ये अलवर में उपसर्ग लगा हुआ है, तो अलवर जो है इसमें मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो अब आप देखिए डांग, याद रख लो अब आप, डांग 5 और 6, ठीक है, 5 में। अब देखो डांग जानते हो आप, लाठी को ऐसे हाथ में पकड़ते हैं 5 उंगलियों से, और पकड़ के मगरा मेलनी है, ठीक है, मेलनी नहीं है, रखनी नहीं है किसी के। मगर जानते हो, मगर पीठ, ठीक है। हालांकि यहाँ ट्रिक है याद रखने के लिए। बाकी डांग क्षेत्र कौन सा है, चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है, जो डाकू प्रभावित है और घना जंगल है, तो उसके विकास के लिए था। मगरा क्षेत्र जो है वो जहाँ कुछ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वो है। मेवात क्षेत्र है तो उसमें अजमेर, वो अलवर वगैरह वो क्षेत्र है। और सहरिया जो जनजाति है उसमें किशनगंज और शाहाबाद है। तो याद रखने के लिए आप जैसे देखो, मेवात तो 87-88 है, 87, ठीक है, तो 87 ऐसे बनता ना, 87, और मेवा, तो मेवा और 87 को 87 याद रख लो, 7 या सत्तू, ठीक है, सत्तू खाते हैं उसमें मेवा मिला के। सहरिया जो है स से सहरिया, स से 77 ऐसे याद रखना आपको थोड़ा थोड़ा। मगर और डांग ये 5-5 है, ठीक है। तो ये मेवात वाले में अलवर जिले के 8 और भरतपुर जिले की 3, तो अलवर भरतपुर आप इतना याद रख लेना। अब आ जाते हैं खेल वाले प्रश्न की ओर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 पहले वाले टेस्ट में 2022 का पूछा था, और वो बताया था अपन ने ट्रिक से कि कुश्ती चैंपियनशिप है तो कुश्ती का जो खिलाड़ी होता है वो तो उठा के फेंक देता है ऐसे, तो उससे आपको पंगा नहीं लेना है कभी भी कोई बात हो जाए तो वो महिला कौन सी है, पंगा से याद रखें, पंघाल। नाम याद आया अब आपको, अंतिम या अंतिमा पंघाल, हरियाणा की। तो अब ये तो है 22 की। अब 22 वाला मान लो पेपर 2 महीने पहले बन गया हो, 21 का ही पूछ लें। हालांकि अनुमान तो ये है कि महीना भर पहले तक का करंट आ जाता है। तो अब 21 का आपसे पूछें तो कौन है इसका उत्तर, तो यहाँ पे तो चलो ये आपको मुझे लगता है दिख गया होगा ना लिखा हुआ। तो क्या होगा इसका उत्तर, अंशु, विनेश, दीपा, पीवी सिंधु। अब आपका मन तो कर रहा है कि शायद विनेश फोगाट नाम सुना हुआ है तो ये हो सकता है, मगर सही उत्तर है अंशु मलिक, ठीक है, जिसने कि 21 में जीता रजत पदक, और अब की बार 22 में जो है अंतिमा पंघाल ने जीता, शायद स्वर्ण जीता है, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अब अगला जो है ऑप्शन थोड़ा सा, हाँ, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल। देखो ओलंपिक खेल होते हैं 4 सालों से, ओलंपिक होते ही उसके बाद में जनवरी फरवरी में सर्दियों में ओलंपिक और होते हैं।
उनका उतना ज़्यादा वो नहीं है कोई पॉपुलरिटी। तो इनका आयोजन कहाँ हुआ जिसका अमेरिका ने विरोध भी किया था? तो ये हुआ था चीन में, बीजिंग में हुए थे। जबकि नॉर्मल जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो हुए थे टोक्यो में, जो 2020 के थे, कोरोना की वजह से 21 में हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 36वें जो खेल है, तो जो उत्तर थे उनको थोड़ा डार्क कर दिया है। 36वें राष्ट्रीय खेल जो एक तो याद रखना 36वें, ठीक है, 36 का आंकड़ा ऐसे कहते हैं ना। 36 का आंकड़ा क्यों बोलते हैं? हिंदी में 3 ऐसे लिखा जाता है, 6 ऐसे लिखा जाता है, तो दोनों एकदम विपरीत है ना, विचार जिनके नहीं मिलते उसको कहते हैं 36 का आंकड़ा। तो 36वें राष्ट्रीय खेल अक्टूबर सितंबर में किस राज्य में आयोजित होंगे जिनका शुभ अंक है सावज? याद रखना, राष्ट्रीय खेल सावज। कहाँ होंगे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये होंगे दोस्तों कहाँ? 1 2 3 4 1 गुजरात में होंगे, अपने पड़ोसी राज्य गुजरात। गुजरात के राजस्थान की कितनी जिलों की सीमा लगती है कमेंट करो देखें। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान के जो है गुजरात के कितने राज्य जो है ना वो लगते हैं। ठीक है, तो इधर है ना, यहाँ से लेके और इधर, तो राजस्थान के कितने ज़िले? तो देखो एक बहुत शानदार ट्रिक है, गए जो है ना, गए का वही घुमा दो, इसका मुंह इधर कर दो, कितने हो गए? 6। तो 6 जिलों की सीमा जो है वो लगती है। आगे, खेलो इंडिया युवा खेल। ठीक है, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन हरियाणा में हुआ, पंचकुला में। ये देखो यहाँ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में हुआ। देखो खेल के मामले में तो हरियाणा तो मेडल में आपको पता है सबसे आगे है, कुश्ती वगैरह और वहाँ का खान पान और सभी इसी प्रकार का है ना। तो इन खेलों में 137 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? 137 पदक जीते, तो पहला स्थान किसका आया? तो देखो इसके मामले में तो आपको पता है हरियाणा में आयोजन हुआ और हरियाणा का ही पहला स्थान जो है वो आया। आगे, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो है 2021 का पुरस्कार क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? चारों खिलाड़ी है यहाँ पे, एक ने तो संन्यास भी ले लिया है, किसने लिया है आपको बताना। ठीक है, और मिताली का मैंने एक ट्रिक बताई थी कि बजाओ ताली, ताली से क्या था? छक्के लगाने का जो है ना रिकॉर्ड था, कुछ 6 नहीं विकेट का रिकॉर्ड था कुछ, सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ था। तो स्मृति मंदाना जो इसका सही उत्तर है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति का मतलब क्या होता है? याद रखना। तो ये आप ज़रूर याद रखना, स्मृति में रखना, याद रखना। ईयर कौन है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति, महिला की बात है, महिला खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस भारतीय लेखिका को उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड? ये प्रश्न मैंने 2-3 बार लिया दोस्तों, तो 250 क्वेश्चन में 2 बार ले लिया, 2-3 बार। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है एग्जाम में आएगा। हिंदी अर्थ है रेत समाधि। तो रेत समाधि लिखी थी, मूल किताब हिंदी में लिखी थी, अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया ताकि अंग्रेज़ों के समझ में आ जाए कि भाई लिखा क्या है। तो यह भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है, भारतीय भाषा हिंदी सहित अन्य भाषा जिसको बुकर पुरस्कार मिला है। बाकी जिनको बुकर मिला है ना, अरविंद अडिगा की या सलमान रुश्दी वगैरह की, वो सारी अंग्रेजी में लिखी गई थी, ये हिंदी में लिखी गई। तो कौन है इसकी लेखिका? याद आ गया होगा आपको, गीतांजलि श्री जो है ये है, किताब का नाम रेत समाधि, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था, इसके साथ में है वो डेजी रॉकवेल। डेजी याद रखना, जैसे ये खुशी हुई किताब लिखी गीतांजलि ने, वैसे देखो गीता भी तो एक पुस्तक ही है, धार्मिक ग्रंथ है बहुत बड़ा, तो ऐसे नाम से ट्रिक से याद रख लेना, रेत समाधि। ठीक है, अंजलि अर्पित करते हैं हम पुष्पांजलि, तो रेत की समाधि बनी हुई है। टॉम्ब ऑफ रॉक, वो गुंबद है ना, तो डेजी मतलब अब पुरस्कार मिला तो डीजे बजाया ऐसे, तो ट्रिक से याद रख लेना। तो पुरस्कार की राशि गीतांजलि और डेजी दोनों के बीच आधी आधी बांटी जाएगी, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57 है ना, 1857 था ना, तो उस हिसाब से आप संख्या में है 57। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए 11 अप्रैल 2022 को इसे देने की घोषणा की गई। इसे मतलब किसे देने की घोषणा की गई है? तो बताओ 57वां किसे दिया गया है? ABCD क्या उत्तर होगा इसका? क्या लग रहा है आपको? तो दोस्तों यहाँ जो है
उत्तर होगा बी, दामोदर मौजो, दामोदर। कोंकणी, कोंकणी भाषा कहाँ की है? गोवा की है, तो उत्तर हो जाएगा कोंकणी इसका। ठीक है, ज़रूर याद रखना। अब नीलमणि फुकन को भी मिला है। अब आप सोचेंगे इनको कब? ये असमिया साहित्य के लिए इनको मिला था 56वां पिछले साल। ठीक है, तो कंटिन्यू पूछ लें आपसे किन को मिला है तो दोनों है, मगर लेटेस्ट पूछे 57वां तो दामोदर मौजो है, दामोदर। ठीक है, और वैसे राजस्थान का जो कहते हैं ना लोह पुरुष, तो उनको कहते हैं दामोदर राठी। तो दामोदर मौजो कोंकणी साहित्यकार, असमिया, क्लियर। इसके बाद में 56वां ज्ञानपीठ इनको मिला था। और अब बात आती है दादा साहब की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 52वां। ठीक है, अभी हाल ही में 52 से नाम लेते याद आता है अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख वही शुरू होता है। तो 52वां किसको मिला है? हाल ही में मिला है, 4-5 रोज पहले। बताओ क्या उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आशा पारेख। ठीक है, इनका इंटरव्यू भी चल रहा था BBC पे कल परसों। तो आशा पारेख कोई ज़माने की बहुत बड़ी स्टार रही है और कट्टी पतंग वगैरह इन फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ और बहुत अभिनय किया है। तो रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को भी और विनोद खन्ना को भी मिला है। तो 52वां पूछें तो ये याद रखना है, 51वां पूछें तो रजनीकांत याद रखना है। ठीक है, 51वां रजनीकांत। अमिताभ बच्चन पूरा 50 एकदम, कौन बनेगा करोड़पति अभी आ ही रहा, चल ही रहा है, तो 50 पूरे 50, फिर इनको 49। ठीक है, अब ये तो साथ में भी कई फिल्में इनकी आई हुई है। तो देखो रजनीकांत को 51वां, अमिताभ जी को 50वां, विनोद खन्ना को 49वां। अब आप सोचेंगे सारे याद रखने हैं क्या? नहीं, कम से कम रजनीकांत और आशा पारेख तो याद रख ही लेना। आशा पारेख का तो शायद ही पूछा जाए क्योंकि अब तक पेपर बन गया होगा, मगर आगामी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आप रजनीकांत याद रखना। फिर 51वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको कहते हैं NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट, नेहरू, नासिर और टिटो, है ना। और एक वो घाना के क्रूमो था ना, क्रूमो कौन था वो, इन 3-4 जो हस्तियों ने इस आंदोलन की नींव रखी थी। 1961 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। बेल बजी थी, बेल, तो याद रखना बेल ग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो इसका अभी भी चल रहा है, इसके सम्मेलन चलते हैं। तो 2019 में इसका सम्मेलन हुआ अजरबैजान के बाकू शहर में। ठीक है, तो वर्तमान में इसमें 120 देश सदस्य है, ये तथ्य याद रखना। 19 में हुआ था, अजरबैजान में हुआ था गुट निरपेक्ष का। तो यह शिखर सम्मेलन क्रम से कौन सा था? तो ये क्रम इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था कि ये 3-4 फैक्ट प्रश्न में आ जाए। तो ये था अपने, अरे उत्तर नहीं दिख गया कहीं आपको, हैं 18वां था। देखो 19 में हुआ तो क्रम 19 से पहले क्या आता है? 18। ठीक है, संजय पाल सर के टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़े हैं तो ज़रूर बताना। यस गुरु एप्लीकेशन पे आप देखते होंगे हम लोग टेस्ट पेपर लगाते हैं। अमृत अभ्यास, अमृत टेस्ट सीरीज़ बहुत उपयोगी रहेगी आपके लिए। कक्षा 6 से 10 तक का निचोड़ है। सेकेंड ग्रेड के लिए नोट्स और 55 टेस्ट पेपर दे रखे हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए दे रखे हैं। ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हमने निःशुल्क ही दे रखे हैं बहुत सारे। तो वो है यस गुरु एप्लीकेशन पे। तो सही उत्तर 18वां हो गया। 61 में नेहरू ने सिर टिटो। G20 ग्रुप 20 ये क्या है? विश्व की 20 बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका समूह है, वो देश है। इसमें भारत भी इसमें शामिल है। विश्व की 20, भारत तो 3-4 पे आता है। तो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देशों का शिखर सम्मेलन 2021 में इटली में हुआ था, रोम में। तो देखो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ऐसे नाम सोचते हैं ना कि 20 बड़े बड़े देश विश्व में 600 में से, तो ऐसे रोम खिल जाता है। ठीक है कि अरे 20 में नाम अपना, तो ट्रिक याद रखना रोम में आयोजित हुआ, जिसका विषय था लोग, पब्लिक, पृथ्वी और समृद्धि। ठीक है, तो जो है इसका अगला सम्मेलन 22 में कहाँ होगा? 21 में तो रोम में हुआ, रोम खिल गए। अब कहाँ होगा इस वर्ष? तो दोस्तों क्या उत्तर है इसका? बताओ, देखें 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, ये रहे। तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में होगा। और अगला 23 का कहाँ होगा? तो इंडो से फिर याद आ जाओ इंडिया की ओर। इंडिया 23 का होगा अगले साल इंडिया में, जम्मू कश्मीर में।
और इस बार होगा इंडोनेशिया में, पहले हुआ रोम में। तो जैसे इंडिया का नाम लेते हैं रोम रोम खिल जाता है, G20 का नाम लेते हैं रोम रोम खिल जाता है। तो रोम में हुआ, फिर इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया से फिर इंडिया में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में होगा 23 में, ठीक है। और भारत में पहली बार आयोजित किया जाएगा। अब इसी प्रकार से 26वां COP26, COP21 याद है क्या, कल वाले वीडियो में आया था, जिसमें वो ISA सोलर अलायंस मोदी जी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने स्थापना की थी 2015। तो 15 में तो हुआ था COP21, 2015 में COP21, 2000 अब ये 21 में हो गया 26वां, क्योंकि वो हर साल लगभग होता है। तो 26वां जो सम्मेलन था जलवायु परिवर्तन का, अक्टूबर नवंबर में हुआ था अभी, यानी साल भर होने वाला है। तो ब्रिटेन और इटली के सह अध्यक्षता में, ब्रिटेन और इटली, फिर उसी समय इटली में वो हो गया था G20 वाला रोम में। तो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का उद्घोष किया। कल वाले में मैंने पूछा था कि किसने किया, मोदी जी ने किया। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि ये खान सर की अवधारणा थी। बिल्कुल हो सकती है, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं। तो आयोजित हुआ, तो ये कहाँ हुआ बताओ। तो COP26 कहाँ हुआ, सीधी सी बात इतनी है। तो COP26 हुआ ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो ऐसे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो अब आप इनको पढ़ो और उत्तर को सोचो। तो G20 का शिखर सम्मेलन जो है जून 2022 में जर्मनी के लॉस एल्मो में आयोजित किया गया। G7 का, सॉरी, ग्रुप 7, ये है 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, 20 में से भी 7 बड़ी। क्वाड का टोक्यो में, 5वां बिमस्टेक श्रीलंका में, और आसियान देशों का 38वां सम्मेलन मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा जो है ये अच्छा। तो देखो तीनों फैक्ट जो है ना ये सही है। G7 का सम्मेलन जर्मनी के लॉस एल्मो में आयोजित किया गया अभी जून में। G7, G मतलब ग्रुप, G मतलब जर्मनी, ठीक है, तो याद रख लेना। क्वाड, कवाड मतलब किवाड़ से मैंने याद दिलाया था आपको कल, किवाड़ ना, कवाड़। तो कवाड़ में 4 है इसमें, और आजा भारत अमेरिका, आजा, तो याद है ना आपको, आजा अमेरिका भारत। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे सुना तो क्या, जैसे मतलब ऐसे कुछ कल ट्रिक बनाई थी इसकी। तो ये जापान में आयोजित हुआ टोक्यो में। 5वां बिमस्टेक जो है ना, बे ऑफ बंगाल, इस प्रकार इसका कुछ नाम है। फिर म्यांमार, बिमस्टेक, थाईलैंड, ऐसे कुछ देशों का है ये। तो श्रीलंका की मेज़बानी में हुआ, और वर्चुअल रूप से, आजकल तो ऑनलाइन होने लगे सम्मेलन की, कौन वहाँ जाएगा, पैसे लगाएंगे, कोरोना चल रहा है। तो ये मार्च में हुआ था। आसियान देशों का, आसियान में क्या है, 10 देश है आसियान, जिसमें क्या है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है, इंडोनेशिया वगैरह, वो तो 10 देशों का समूह है। इसका 38वां 39वां एक साथ ही हो गया कोरोना की वजह से कि चलन दो साथ में। तो मलेशिया में आयोजित हुआ। तो ये मलेशिया सही नहीं है दोस्तों, मलेशिया नहीं है, आसियान का हुआ ब्रुनेई में, ठीक है, ब्रुनेई याद रखना, आसियान का ब्रुनेई में हुआ था। तो G7 जर्मनी, ठीक है, और आसियान ब्रुनेई। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स भी याद रखना, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ था। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इन 5 में घूमता रहता है। तो अभी चाइना में हुआ था अभी हाल ही में। ब्रिक्स का अर्थ वैसे ईंट भी होता है, तो चाइनीज़ ईंट, ऐसे ट्रिक से याद रख लो, चाइनीज़ ईंट, आजकल चाइनीज़ लाइट, चाइनीज़ ईंट, तो ट्रिक से याद रख लेना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को किस अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। 2023 जो आने वाला ना अगला साल, तो उसको कौन सा अनाज वर्ष घोषित किया गया बताओ, क्या लग रहा है आपको, कुछ लग रहा है क्या? तो उत्तर होगा बाजरा। देखो बाजरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, मरुस्थल क्षेत्र में, चूरू में भी होता है, और सर्दियों में तो हम अक्सर बाजरे की रोटी खाते हैं। लगभग डेली घर पे बाजरे की रोटी बनती है, क्योंकि पिताजी, मम्मी और बच्चे उनको पसंद है। तो आप लोगों को भी पसंद होगा। किस किस को पसंद है कमेंट करना। कईयों को हो सकता है नापसंद भी हो, क्योंकि पहले तो हम छोटे थे ना, तो इतनी बाजरे की रोटी बनती थी कि गेहूँ
का बड़ा उत्साह रहता था। आजकल तो चलो रेगुलर बनती है, पहले बाजरे की ज़्यादा बनती थी। तो गेहूँ का ऐसे मारवाड़ी का ना कोड लग जाता हो, मतलब बहुत ज़्यादा कर आज गेहूँ की रोटी बनी है, ठीक है। तो बाजरे की क्या, एक तो देखो बनाने में आसान, खाने में आसान। अगर चूल्हा वो हो ना, लकड़ी वाला वो, तो उसमें क्या है कि बनाने में खाने में आसान, उसका टेस्ट ही अलग है, घी वगैरह डाल के जैसे खाए जाए तो बाजरा जो है ना, ये मोटे अनाज में आता है, खरीफ की फसल है। इसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं और जलवायु के प्रति लचीलापन है, मतलब आसानी से बेचारा, बारिश हुई नहीं हुई तो भी चल रहा है, गर्मी पड़ रही है तो भी उग जाता है, ठीक है। तो बाजरे के रूप में संतुलित और स्वस्थ आहार, क्योंकि गेहूं में तो देखो वो आजकल जहर वहर छिड़कावार, पाचन में भी जैसे, हालांकि गेहूं हल्का फुल्का टेस्टी रहता है, मगर बाजरे का अपनी बात और है। तो ये बात अब सरकार भी करे कि स्वस्थ आहार के रूप में जागरूकता फैले लोगों में कि बाजरा खाओ, बाजरे को ऐसे ही आप छोड़ रहे हो, ठीक है, हल्के में ले रहे हो, हल्के में मत लो इसको। तो बाजरा वर्ष 2023 मनाया जाएगा। जनवरी 2022 में किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी क्रूज शिप मिसाइल ब्रह्मोस, देखो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक, ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली एंटी क्रूज शिप मिसाइल, यानी जिसको शिप से भी छोड़ा जा सके, उसको, ये भारत और रूस का संयुक्त अभ्यास था पहले तो, अब ये भारत की है। तो अब भारत से एक देश खरीदेगा और भारत ने हाँ भर दी है, 37 करोड़ 40 लाख डॉलर। तो ये इतनी कुछ लाख डॉलर है, 37 करोड़ लाख डॉलर, इतनी महंगी है ये, ठीक है। अपने तो अगर शून्य लगाने का कहे तो वही नहीं लगाया जाए इसमें। तो ये कहाँ, किसने, कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा, सीधी सी बात इतनी है इन चारों में से। तो किसकी औकात लग रही है आपको कि वो खरीद सकता है? थाईलैंड के तो आपको नहीं लग रही होगी, बैंकॉक छोटा सा गरीब सा देश है, ताइवान भी नहीं लग रही है ना, फिलीपींस ले रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल ऑर्डर करने वाला पहला देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का 77वां सत्र, यानी हर साल होता है ये, और सितंबर के तीसरे मंगलवार को होता है शायद, मुझे याद आ रहा है। तो 13 सितंबर 2022 को, तो तीसरा मंगलवार आ गया था कि 13 को, चलो जो भी हो, तो अभी सितंबर में हुआ। तो इसमें हर साल अध्यक्ष बनते हैं वे 1 साल के लिए। देखो यूएनओ का महासचिव, अगर महासभा जिसमें सारे देश आते हैं, उसका हर साल एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये अध्यक्ष किसको बनाया गया? कसावा कोरोशी को बनाया गया। किस देश के निवासी है? तो ये भी पर्सन आपको यहाँ इतना फैक्ट याद कराने के लिए लिया, देश का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी। तो ये हंगरी के हैं दोस्तों, हंगरी का अर्थ होता है भूखा, भूखा व्यक्ति होता है तो फिर क्या करता है, कोस लेता है ना, कोस ना मतलब छीन लेना, है ना, कोसोवा, तो कोसोवा कसावा, है ना, रोटी छीन लेता है। तो ऐसे ट्रिक से याद रख लेना, अध्यक्ष। हालांकि देखो इतने बड़े पदाधिकारी है, महासभा के अध्यक्ष है, और हम कैसी कैसी ट्रिक बना रहे हैं याद रखने के लिए, है ना। तो ऐसे है, क्यों अब देश का नाम हंगरी आ गया ना, तो अब हंगरी का तो अब आपको पता ही है, वो लोमड़ी वाली कहानी बचपन में पढ़ी हुई है, वंस देयर वाज ए फॉक्स। तो वो हंगरी भूखी थी और फिर वो अंगूर खाने गई, तो हंगरी नाम लेते आपको वो याद आएगा। तो 27 जुलाई 2021 को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने गुजरात स्थित ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता स्थल धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और एक साइन बोर्ड मिला है जिस पे लिपि लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित कर दिया है, विश्व धरोहर। तो संख्या अब तक कितनी हो गई है भारत में इस सहित? तो धोलावीरा याद रखना, इस सहित कितने हो गए हैं दोस्तों? तो इस सहित हो गए हैं 40, ठीक है। धोलावीरा 40वां था, गुजरात में है। जबकि रामसर साइट की बात करें तो राजस्थान में 2 है, सांबर और भरतपुर घना, और कुल 75 है। रामसर कुल 75 है भारत में, और ये जो है ना धरोहर ये 40 है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीपीपी मॉडल के तहत देश का पहला सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेलवे स्टेशन, जिसका नाम हबीबगंज था पहले और अब चेंज कर दिया है कमलापति, ये रानी रही है बड़ी जैसे, तो कमलापति। तो कमलापति किस राज्य में है ये रानी कमलापति? पहले हबीबगंज नाम था, कमलापति कर दिया, नया पीपीपी मॉडल पे आधुनिक तरीके से इसको विकसित किया गया है। तो ये है मध्य प्रदेश में दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण उत्तर में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 25 दिसंबर 2021 को, 25 दिसंबर क्रिसमस भी आता है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें राजस्थान जो है ना बी श्रेणी में आया है, ए में नहीं आया, बी में आया, याद रखना। जैतपुर महाराष्ट्र, पेन का कलर
जैतपुर महाराष्ट्र का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया। देखो परमाणु भी आपके है कोर्स में फर्स्ट ग्रेड में, तो जैतपुर महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखना, और सबसे शक्तिशाली बन गया है। फ्रांस की मदद इसको मिल रही है, 9 गीगावाट इसकी क्षमता है, ये भी सही है। G20 का शिखर सम्मेलन 2023 का भारत में आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, और पीयूष गोयल को इसका शेरपा नियुक्त किया गया। अब ये शेरपा का क्या मतलब हुआ, इसमें मैंने ज़्यादा रिसर्च किया नहीं, आपको कमेंट में पता हो तो बताना। शेरपा नियुक्त किया है, वैसे शेरपा तो वो जो पहाड़ी पे चढ़ने वाले होते हैं तिब्बत में, उनका आता है वैसे तो। पीयूष गोयल को 21 जून 2022 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी एक देश एक राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड भी एक ही होगा जैसे आधार कार्ड की तरह, लागू कर लिया। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, कोई एक राज्य दूसरे राज्य में जाए तो उसको फ़ायदा मिल जाए। पूरे भारत में लागू हो गया था, सबसे लास्ट में 36वां राज्य जो है वो सिक्किम था, तो योजना पूरे देश में लागू हो गई। तो ये सही नहीं है दोस्तों। क्या गलत है इसमें, सिक्किम गलत है। क्यों गलत है, सिक्किम नहीं है बल्कि आसाम है। 36वां सबसे लास्ट में केंद्र शासित प्रदेश सहित आसाम था जिसने इसको स्वीकार किया सबसे लास्ट में, और अब पूरे भारत में जो है ये योजना लागू हो गई है 2022 में, एक राशन कार्ड। 2 प्रश्न और है। हाल ही में स्वर कोकिला महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। निम्न में से उनका तथ्य जीवन से उपलब्धियों के बारे में सही कौन सा नहीं है। उनका निधन 6 फरवरी 2022 को 52 वर्ष की आयु में हुआ, सही है ये। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में करीब 10,000 गाने गाए। 1990 में उनको दादा साहब फाल्के दिया गया, 1969 में पद्म भूषण, और 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। तो कौन सा इसमें से गलत लग रहा है आपको, बताओ। अब गलत तो कहीं भी हो सकता है, ये सन का हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, बताओ। तो इसमें ये गलत है दोस्तों। 10,000 गाने नहीं गाए उन्होंने, बल्कि विभिन्न भाषाओं में 30,000 गाने गाए उन्होंने, 30,000। और ये 90 दादा साहब सही है, ये सही है, ठीक है। आगे तो नीति आयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है। स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है, और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य विके ये है। तो देखो इस कथन की बात करें, पूर्णकालिक सदस्यों में विके सारस्वत, रमेश चंद्र, बीके पाल है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और वो मोदी जी है फिलहाल। और परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल में बने हैं, याद रखना। CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलग होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग होते हैं। तो परमेश्वर अय्यर, देखो परमेश्वर CEO है, सुमन के बेरी उपाध्यक्ष है, ये दोनों याद रखना। कई बार डीपली पूछें तो ये भी पूछ सकते हैं। स्थापना 1 जनवरी 2016, ये गलत है दोस्तों। ये 2016 नहीं है बल्कि क्या है, 2015 है इसका सही उत्तर, 2015। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किस वरिष्ठ नागरिक को नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि वरिष्ठ राजनयिक कौन है, सीनियर राजनयिक है, तो कौन है दोस्तों, तो वो है महिला है, और वो है रुचिरा कंबोज। तो उनको जो है वो ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। अब कुछ कमेंट्स है, जैसे मंजू यादव ने थैंक्स लिखा है। करण सिंह जी ने कहा है कि मैनेजमेंट की मैराथन क्लास लगाओ, तो चलो मैं इस पर कल विचार करूंगा, कुछ नोट्स बना के उनका रिवीजन करवा देंगे। उसके अलावा सुनीता कसवा ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष वाले टॉपिक पर वीडियो बनाओ, ज़रूर बना देंगे कल या परसों तक, क्योंकि ये बचा हुआ है, मुझे पता है कि योजना भी बची हुई है। जितेंद्र जी ने कहा है कि कंप्लीट 250 क्वेश्चन करवा दो ना। तो दोस्तों अब आधी घंटा एक में लग जाता है, तो साथ में भी 3-4 दिन पड़े आपके एग्ज़ाम के, तो 2-3 दिन में अपने ये हो जाएंगे। 125 क्वेश्चन तो हो गए हैं, तो इस हिसाब से बाकी 125 और तो करवा देंगे। और उसके अलावा प्रियंका, वीर तेजल, दिल खुश, सुनीला, जसप्रीत, सूरज मीना, चंद्रकांता, महेश माली, बजरंग गोदारा, रूणिया बड़ा बास है, जहाँ मैं एक बार पंचायत चुनाव करवा के आया था। बजरंग जी गोदारा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन सब ने भी जो है थैंक्स बोला है। वीडियो क्लासेज आपको अच्छी लगी करंट अफेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। ओके।